अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 के लेक्चर नंबर 29 में। लेक्चर नंबर 29 का मेन टाइटल है वाइंडिंग अप एंड SECP एक्ट 1997। हम बिजनेस एंड लेबर लॉ MGT 611 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है वाइंडिंग अप। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा कमेंसमेंट ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। थर्ड टॉपिक हमारा होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP एक्ट 1997। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा द चेयरमैन सेक्शन 6 और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन सेक्शन 20। गाइस, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 29 का मेन टाइटल है वाइंडिंग अप एंड SECP एक्ट 1997। इसकी सबसे पहले हेडिंग है वाइंडिंग अप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मोड्स एंड प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। सम अदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग वाइंडिंग अप आर डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। Commencement of the winding up by Code Section 311. A winding up of a company by the court shall be deemed to commence at the time of presentation of the petition for winding up. कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जब कोई पटिशन दायर की जाती है, पटिशन हम उसको कहते हैं कि जब एक केस दायर किया जाता है, अदालत के सामने एक केस आता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोर्ट जो है वाइंडिंग अप का सेक्शन 311 के तहत जब भी कोई पटिशन कोर्ट के सामने आती है, कोई अपील लेकर आता है या कोई केस करता है कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप के लिए, तो वो सेक्शन 311 के तहत सुना जाता है। Hearing of winding up petition by the court section 312. A petition of winding up of a company shall come up for regular hearing, be proceed with and decided in the manner laid down in section 9. तो जब पटिशन लग जाती है अदालत में और जज के सामने, जज जो है वो इसको रेगुलर हेयरिंग के तौर पे सुनते हैं और केस जो है वो डिसाइड जैसे जैसे प्रोसीड करता है तो डिसाइड किया जाता है। किन मैनर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है? सेक्शन 9 के अंदर कोर्ट के वाइंडिंग अप SECP एक्ट 1997 के सेक्शन 9 के अंदर जो क्लॉजेस वगैरह दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए कोर्ट जो है वो फैसला करता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप करना है या तो फिर इस पटिशन को जो है वो खारिज करना है। कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन सेक्शन 3 to 13. The court may at any time after presentation of the petition for winding up at any company under this ordinance and before making an order for its winding up upon the application of the company itself or of any its creditor or contributor restrain further proceeding in any suit of the proceed against the company upon such as terms as the court thinks fit. कोर्ट में ग्रांट इंजेक्शन से मुराद ये है कि जब कोर्ट में एक केस आ जाता है कि कंपनी के वाइंडिंग अप की पटिशन कोई दायर कर देता है और उस पर हेयरिंग चल रही होती है, तो अदालत क्या कर सकती है कि अदालत कंपनी को एक मौका फराहम कर सकती है और इस केस को जो है रोक सकती है, इस पर स्टे ले सकती है कि कंपनी इस केस की जो है फर्दर प्रोसीडिंग नहीं की जाएंगी कंपनी के ख़िलाफ़ और कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा, या फिर जो फैसला कोर्ट लेना चाहता है वो ले सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे ही पटिशन आई तो कंपनी के सारे प्रोसेसेस को बंद कर दिया जाएगा और कंपनी जो है वो नुकसान फेस करेगी प्रोडक्शन लॉस की वजह से। तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ये कर सकता है कि आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हैं और जो काम कंपनी कर रही है वो जारी रखें और पैरेलल ही केस जो है वो चलता रहेगा। इसके अलावा भी कोई इंजेक्शन जो है वो कोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को एज़ पर द लॉ। कोर्ट जिस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ें ठीक हैं तो उन चीज़ों के ऊपर जो है कोर्ट इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को। पावर ऑफ कोर्ट ऑन हेयरिंग पटिशन सेक्शन 314। सेक्शन 314 के तहत क्या क्या पावर होती हैं कोर्ट की जो कि हेयरिंग कर रही होती है उस पटिशन की, वाइंडिंग अप पटिशन की। यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स की शेप में आपको जो है वो इजी अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए। ये आप किस तरीके से मुझसे ले सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है और इजी टू एक्सेस है उस पर आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। बस बदले में आपसे हमें ये हेल्प चाहिए होती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारा चैनल ग्रो करता है और हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट को रीच कर सकें और उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकें। The court can dismiss the winding up petition, adjourn the hearing, or make an interim order winding up order as determined fair. It cannot reject the petition just because the company has no asset or its assets are mortgaged. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी जो है कोर्ट जो है वो डिसमिस कर सकता है वाइंडिंग अप पटिशन को, बल्कि उसको सुने ही नहीं, या तो फिर वो हेयरिंग जो चल रही होती है उसको एडजर्न कर सकता है। यानी कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो हेयरिंग जो है वो उसको नहीं सुना जाता और मेक एन इंटेरियम ऑर्डर, एक इंटेरियम ऑर्डर भी दे सकता है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकता है। जो अदालत को बेहतर लगता है वो ऑर्डर दे सकता है। अदालत जो है वो
पिटीशन को, वाइंडिंग अप पिटीशन को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर देती कि कंपनी के पास कोई एसेट ही नहीं है, या जितने भी इसके एसेट हैं वो सारे जो हैं वो बैंक के पास पड़े हैं या किसी लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पड़े हैं, क्योंकि कंपनी ने उनसे लोन लिया था और वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अपने लोन को रिकवर करने के लिए कंपनी के एसेट्स पे जो है वो कब्जा कर लिया और उनको सेल करके अपने जो है वो एसेट रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसा कंपनी इस बेसिस के ऊपर कोर्ट जो है वो पिटीशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता या नहीं करता। If the petition is based on fairness, the court may be refused to wind up the company if other remedies are available and the petition are being unreasonable. एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो petitioner है, जिसने अदालत में केस दायर किया है, वो उसकी जो रीजनिंग है कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप की पटिशन की, वो बिल्कुल ठीक नहीं है और कंपनी जो है वो अपना काम जो कर रही है वो फेयर बेसिस पे कर रही है। तो कोर्ट क्या कर सकता है कि उस सीधी सीधी पटिशन को उठा के जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। If the petition is about the company default in reporting or holding meeting, the court may direct compliance or order cost to responsible parties. अगर पटिशन जो है वो कंपनी की रिपोर्टिंग और होल्डिंग मीटिंग्स और इन सारे मामला से रिलेटेड है, कंप्लायंस के मामला से रिलेटेड है, तो कंपनी कोर्ट क्या कर सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको जो है वो बुला सकता है अदालत के अंदर और फर्दर केस को प्रोसीड कर सकता है। इफ़ अ वाइंडिंग अप order fairly harms member or creditor, the court can make alternative order to address the issue. अगर जो वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है उसकी वजह से जो क्रेडिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा हो, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक अल्टरनेटिव ऑर्डर भी जारी कर सकता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उसने बैंक से और काफ़ी क्रेडिटर से अच्छा खासा लोन लिया हुआ है और उसमें अच्छे खासे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके खिलाफ जो है वो एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाता है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, वो जो क्रेडिटर्स हैं और सब उनको जो नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट एक अल्टरनेटिव ऑर्डर निकाल सकता है। जैसे हम एक अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल कि कोर्ट में एक कंपनी के ख़िलाफ़ केस आया, तो उसके सामने उसके क्रेडिटर और इन्वेस्टर जो हैं वो आ गए कि भाई इनके मामलात में ये अंदरूनी गड़बड़ है, सारी चीज़ें आप इनको सुधार सकते हैं, एक बंदे की वजह से पूरी कंपनी को जो है वो आप बंद नहीं कर सकते, तो आप कुछ ऐसे फैसले दे दें कि कुछ फ़ाइन कर दें या इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो कोर्ट क्या कर सकता है कि कोर्ट अगर एक बंदे ने फ्रॉड किया है तो वो कंपनी का नुमाइंदा था, कंपनी के अंदर काम करता था, तो कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, कि जो पीछे हमने पढ़ा है कि कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है, जो कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनके पास होती है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो उसमें से अगर किसी बंदे ने काम गलत किया तो उसको सज़ा हो सकती है, या फिर कोर्ट कह सकता है कि आप ऐसे काउंटर मेजर्स लें जिनकी वजह से आगे ये काम ना हो सके और हमें श्योरिटी देंगे आगे ये काम नहीं होगा। तो क्रेडिटर्स को और इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करता है कोर्ट और एक अल्टरनेटिव ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से वो इशू भी सॉल्व हो जाए और कंपनी भी बंद ना हो और इन्वेस्टर्स का नुकसान भी ना हो। ओपन मेकिंग अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, द कोर्ट प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द अपॉइंटेड लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार। अब अगर एक सिचुएशन ये होती है कि हमने अभी तक वो सिचुएशन डिस्कस कर ली जिसमें कंपनी जो है, कोर्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव ऑर्डर दे रहा है और कंपनी बंद नहीं हो रही। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है आप जो है वो वाइंडिंग अप कर दें कंपनी को, तो उसके बाद क्या होगा, कोर्ट अपॉइंट करेगा एक लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर कौन होता है, ये सारा प्रोसेस जो है वो कंपनी को वाइंडिंग अप करना, एसेट्स को लिक्विडेट करना, ये सारा प्रोसेस ये कहलाता है कि जितने भी क्रेडिट्स लोन्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास, जितने भी एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक लिक्विडेटर आता है, वो सारी जो है वो पैसे लोन क्रेडिटर्स जो हैं वो उनको अकाउंट बुक को देते हुए सब क्रेडिटर्स को उनके पैसे देता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन लिया हुआ होता है उनके लोन की रीपेमेंट करता है और सारी चीज़ें करता है। और इस मौके पर रजिस्ट्रार जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है वो एहसन तरीके से अपने अंजाम को पहुँच जाए। उसके बाद है कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू फिल्ड विद रजिस्ट्रार। Within 15 days from the date of making of the winding up order, the petitioner in winding up proceed and the company shall file a certificate copy of the order with the registrar. 15 दिन के अंदर जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपने कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, तो 15 दिन के अंदर अंदर पटिशनर जो है वो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग करेगा और कंपनी जो है एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करवाएगी। इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड complying with the foregoing provision, the petitioner or as the case may be required extend to 100 rupees of each day during which default continues। अगर ऐसा करने में कंपनी या जो petitioner है वो कामयाब नहीं हो जाते या उनकी वजह से कोई रुकावट आ रही होती है इस प्रोसेस के अंदर, तो जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट कर रहा होगा उसको 100 रुपीज़ डेली के हिसाब से पनिशमेंट जो है वो फ़ाइन जमा करवाना पड़ेगा। On the filling of a certified copy of a winding up order, the registrar shall forthwith
make a minute therefore in his book relating to the company and shall simultaneously notify the official guest that such order has been met। जब एक वाइंडिंग अप ऑर्डर मिल जाएगा तो जो रजिस्ट्रार होगा वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर इस चीज़ को मेंशन करेगा कि ये कंपनी है और इसको जो है हम बंद करने जा रहे हैं, और ये नोटिफाई जो है ऑफिशियल गैजेट में जब अपडेट हो जाएगा तो सारे लोगों को जो है वो मिल जाएगा। अब ऑफिशियल गैजेट क्या चीज़ होती है, इससे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ऑफिशियल गैजेट रेफर टू अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन वेयर वेरियस ऑफिशियल नोटिस लॉ रेगुलेशन अनाउंसमेंट आर पब्लिश फॉर द पब्लिक टू एक्सेस टू एंड टू बी इन्फॉर्म्ड। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, जहाँ पे ऑफिशियल नोटिस निकाले जाते हैं, कानून से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं और रेगुलेशन अनाउंसमेंट जो है पब्लिश की जाती हैं जो जनरल पब्लिक के एक्सेस में होती हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन के अप टू डेट रह सकें। उसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास है सूट स्टेट ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर। सूट जो है वो केस को कहते हैं, इस लफ्ज़ से इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। No new lawsuit. Once a winding up order has been issued or a provisional manager has been appointed for the company, no new lawsuit or action can be started against the company without permission of the court। जब एक दफ़ा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी जो है वाइंडिंग अप हो रही है और उसके ऊपर जो है वो मैनेजर प्रोविजनल मैनेजर जो है उसको अपॉइंट कर लिया जो कि कंपनी को वाइंडिंग अप करेगा और इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तो दूसरा कोई नया लॉ सूट जो है और लीगल एक्शन जो है वो कंपनी के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई ज़रूरी चीज़ है और ज़रूरी केस है, अगर वो करना है तो पहले कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद वो केस जो है वो किया जाएगा और आगे फर्दर प्रोसीडिंग उसकी होगी। वरना अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता तो फिर इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। Existing losses, any going lawsuit or legal processing involved the company in other court may be transferred to and handled by the court overseeing the winding up process। अब इसमें एक प्रोसेस ये होगा कि अगर पहले से कंपनी के ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं और वाइंडिंग अप केस आ गया तो उससे क्या होगा कि दूसरे जो केसेस इधर उधर चल रहे हैं वो सारे केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट के अंदर लॉसूट वाइंडिंग अप का लॉसूट जो है वो चल रहा है। कोर्ट जुरिडिक्शन की बात कर लें तो द कोर्ट हैंडलिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू रीड हेयर एंड डिसाइड एनी न्यू एग्जिस्टिंग लीगल केस इन्वॉल्विंग द कंपनी रिगार्डलेस ऑफ अदर लॉस। कोर्ट के पास जो है ये पावर होता है कि जो कोर्ट जो है वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस जिस कोर्ट के अंदर जिस अदालत के अंदर वाइंडिंग अप का केस सुना जा रहा है उसकी ये अथॉरिटी है कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि जितने भी नए केस हैं या एग्जिस्टिंग केस हैं कंपनी के आगे चल रहे हैं वो जो है उन केसेस को वहीं पर भी हेयरिंग कर लें। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कंपनी ABC हैज़ बीन स्ट्रांगली फाइनेंशियली and its creditor have applied for the winding up of the company, the court grant the winding up order and appoint a provisional manager to oversee the process. After the winding up order has been issued, the supplier who has been not been paid at the company does not decide to take action against the company to recover the outstanding. However, due to winding up order, the supplier cannot proceed with the lawsuit without the court permission। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि कंपनी में कुछ लोगों ने जो है कंपनी को पैसे दिए। जो लोग कंपनी को पैसे देते हैं या आप जैसे पैसे देते हैं, जैसे हमने किसी से उधार लिया तो जिसे हमने उधार लिया उसको बिजनेस सेंस के अंदर हम क्रेडिटर कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। अब वो क्रेडिटर जो है उन्होंने देख लिया कि भाई कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और 5-6 महीने गुजर गया, हमारा पैसा रिकवर होते हुए नहीं नज़र आ रहा, तो वो क्या करेंगे कि वाइंडिंग अप का केस दाखिल कर देंगे उस कंपनी के ख़िलाफ़। अब उसमें कुछ वेंडर्स भी हैं, ये तो क्रेडिटर है ना। अब उसके बाद वेंडर्स क्या होते हैं, वेंडर हम उनको कहते हैं जैसे एक कंपनी जो है वो, आप एक मिसाल ले लें कि साइकिल्स बनाती हैं, अब वो पूरी साइकिल्स नहीं बनाती, साइकिल को असेंबल करती है, यानी कि हैंडल कहीं से लेती है, टायर कहीं से लेती है, पेंडल कहीं से लेती है, हॉर्न किसी कहीं से लेती है, तो मुख्तलिफ चीज़ों को लेके तो जो लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो वेंडर कहलाते हैं। अब वेंडर को हाथों हाथ पैसे नहीं पे किए जा रहे होते, वेंडर को महीने के एंड में पेमेंट की जाती है। अब अगर वाइंडिंग अप का केस हो गया, अब जो है वेंडर को पैसे नहीं मिल रहे तो और वेंडर जो है वो कंपनी के खिलाफ़ केस करना चाहता है तो वो जब तक केस नहीं कर सकता जब तक कोर्ट उसको परमिशन ना दे। तो ये एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। आगे एक और एग्जाम्पल दी गई है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट में रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर डिस्पोजल ऑफ सूट इलेक्शन 317। अब इसमें क्या कह रहे हैं, a lawsuit or appeal if there are ongoing legal cases involve the company in any other court and those court are subordinate to the winding up court, the winding up court can give them instruction on how to handle the case quickly. If the other court are not subordinate, the winding up court can make a request to the court to expedite the pending case relating to the company। अब एक मिसाल ले लें कि एक अदालत के अंदर जो है वो वाइंडिंग अप का केस आ गया है कंपनी से रिलेटेड और उसी के अदालत के सबऑर्डिनेट्स अदालत के अंदर जो है वो उससे रिलेटेड मुख्तलिफ केस चल रहे हैं, तो अदालत क्या करेगी, उन कोर्ट को इंस्ट्रक्शन करेगी कि भाई आप ये जो केस हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाएं और इसमें हमारी हेल्प जो रिक्वायर्ड है हम आपको करने को तैयार हैं। अब ये तो कंडीशन जब हो गई जब अदालत आपस में सबऑर्डिनेट है। अब अगर अदालत सबऑर्डिनेट नहीं है
दूसरी कोई अदालत है वहाँ इसके केस चल रहे हैं, तो उसमें भी जिस अदालत के अंदर वाइंडिंग अप का केस चल रहा है वो रिटर्न रिक्वेस्ट करेगी या वैसे ही रिक्वेस्ट करेगी उस अदालत से जिसमें केस चल रहा होगा कि आप इस केस को जल्दी निपटा दें। Tax and other proceeding. If there are any tax assessment, appeals or other proceeding related to the company pending before the government officer, terminal authorities, the winding up court can issue direction to these entities to promptly सॉल्व द मैटर स्विफ्टली। अब कुछ जगह पर ऐसा होता है कि कंपनीज जो हैं वो टैक्स के घपले कर देती हैं या दूसरी प्रोसीडिंग में घपले कर लेती हैं, तो ऐसे केसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, ऑडिटर्स जो हैं, वो इसको टैकल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो गए या दूसरी अथॉरिटीज़ हो गई। तो वाइंडिंग अप का जब केस आता है तो अदालत क्या करती है कि इन इदारों से भी रिक्वेस्ट करती है और उनको डायरेक्शन देती है कि कैसे ये केस जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सकता है। प्रॉम्प्ट डिस्पोजल की बात करते हैं। ओपन रिसीविंग द डायरेक्शन रिक्वेस्ट द अदर कोर्ट और अथॉरिटी मस्ट प्रायोरिटीज एंड एक्सपेंडिट द केसेस टू इन्वॉल्व द कंपनी। दे शुड टेक नेसेसरी मेजर टू हैंडल द मैटर क्विकली एंड वाइंडिंग अप द कोर्ट अबाउट देयर एक्शन। अब प्रॉम्प्ट डिस्पोजल क्या होता है कि जब अदालत ने इंस्ट्रक्शन दे दी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या अपनी सबॉर्डिनेट अदालत को, तो वो क्या करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि इस कंपनी से रिलेटेड जो इसका वाइंडिंग अप केस चल रहा है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और इसमें जहाँ उनको हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो वो हायर कोर्ट की जहाँ पे वाइंडिंग अप केस चल रहा है उनकी हेल्प ले लेंगे। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। उसके बाद हम बात कर देते हैं इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। An order of winding up a company shall operate in favor of all the creditor and of all the contributor of the company as if made and the joint petition of a creditor and of a contributory। यानी कि जो वाइंडिंग अप ऑर्डर होता है वो फेवर करता है ऑल क्रेडिटर्स के, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, उन सब के फेवर में जाता है। अदालत जब उस केस का फैसला करती है तो क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर और उसके वेंडर जो हैं उनके लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है और कितना उनका पैसा है उसको किस तरीके से सेटल डाउन करना है, फैसले के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। Dissolution of the company. When the affair of the company have been completely wound up or when the court is of the option of the official liquidator cannot proceed the winding up of the company for what of the fund and asset of any other reason whatsoever, and just reasonable in circumstances of the case that an order of dissolution of the company is made, the court shall make an order of the company dissolved from the date of the order। अब डिसोल्यूशन क्या होती है? वाइंडिंग अप में क्या होता है कि बंद कर देते हैं उस कंपनी को। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसके सारे एसेट्स और सारी चीज़ें, सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके लिए क्या होता है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, बल्कि अदालत जो है वो अपनी निगरानी में ये सारे काम जो है करवाती है, उसके एसेट्स और सारी चीज़ें, और फिर उसको कम्प्लीटली जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। A copy of the order shall within 15 days of the making thereof be forwarded to the official liquidator of the registrar who shall make in his book a minute of the dissolution of the company। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है लिक्विडेटर को और रजिस्ट्रार को, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर या बुक्स ऑफ मिनट बुक्स के अंदर उस चीज़ को जो है वो ऑर्डर को संभाल के रखते हैं। इफ़ द ऑफिशियल लिक्विडेटर मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन ही शैल बी लायबल टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द विच ही इज़ इन डिफॉल्ट। अब अगर लिक्विडेटर को अदालत ने इंस्ट्रक्शन दी है कि वो इतने दिनों के अंदर जो है वो इस कंपनी को लिक्विडेट कर दे, लेकिन वो किसी वजह से लिक्विडेट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो है वो रोज़ाना जितने दिन ड्यू हो जाएंगे 100 रुपीज़ फाइन पर डे चार्ज किया जाएगा। सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी में वाउंडिंग अप वॉलेंट्री, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर कंपनी जो है खुद अपने आप को वॉलेंटरीली कहती है कि हम अपना काम जो है वो बंद कर रहे हैं। कंपनी में वाउंडेड अप वॉलेंट्री, पहला रीज़न तो ये होता है व्हेन द पीरियड इफ एनी फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी बाय द आर्टिकल एक्सपायर और द इवेंट इफ एनी अकर ऑफ द अकरेंस ऑफ विच आर्टिकल प्रोवाइडेड द कंपनी इज टू बी डिसॉल्व एंड द कंपनी इन जनरल हैज़ पास अ रेजोल्यूशन टू रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाइंडेड अप वॉलेंट्री। अब इसमें क्या होता है कि जब जो है कंपनी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 10 साल तक हम बिज़नेस करेंगे, उसके बाद जो है हम बंद कर देंगे, या तो उसमें लिखा हुआ था आपस में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि ये बिज़नेस हम 10 साल के लिए खोलें, 10 साल के ये बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं तो कानून के मुताबिक उनको अपने आर्टिकल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो लॉ उन्होंने बनाए हैं, कंप्लाइंस उन्होंने बनाया, उनको फॉलो करते हुए खुद को जो है वो वॉलंटरी बिज़नेस को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑन स्टेच्यू ऑफ द कंपनी, इसमें क्या होगा, ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो कंपनी करती है, जो कंपनी मस्ट स्टॉप इस बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी को जो है अपने बिजनेस ऑपरेशन बंद करने पड़ते हैं एक्सेप्ट फॉर द एक्टिविटी नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप इट्स अफेयर। सिर्फ उन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकती है कंपनी जो वाइंडिंग अप के लिए ज़रूरी है। हाउएवर द कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस एंड पावर विल कंटिन्यू अंटिल द कंपनीटली डिसॉल्व इवन इट्स आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेट्स अदरवाइज। कंपनी के जो लीगल जो एग्जिस्टेंस है और पावर जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कंपनी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाती, और उसके आर्टिकल जो हैं वो इनकॉर्पोरेट रहेंगे, जो उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम में जो सारी चीज़ें लिखी थी वो इनकॉर्पोरेट रहेंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रार जो हैं वो उनके पास सबमिट भी होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा वाइंडिंग अप का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है
बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सितंबर एक्ट SECP, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट में भी कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ एक्ट 1997। एक्ट का नाम बताया जा रहा है, एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। डेफिनेशन इज कंसिडर्ड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट गिवन ब्लू, यानी कि डेफिनेशन जो है वो इसकी यहाँ पे दी गई है। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे बताया कि जैसे वर्ड यूज़ किया गया अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे से मुराद है द वे व्हेन सेक्शन 43 टेक अवे अथॉरिटी द कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी अंडर द कंप्लायंस ऑर्डिनेंस 1984 के जो लॉ अथॉरिटी होगी वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होगी। बोर्ड की बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 12। जो बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ मेंबर बनाए जाएंगे, उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज पॉलिसी के मुताबिक होगा, जो कि सेक्शन 12 में डिफाइन है। चेयरमैन, द हेड ऑफ द कमीशन, चेयरमैन कौन होता है? हेड ऑफ द कमीशन होता है सिविल सर्वेंट। अ सिविल सर्वेंट इज डिफाइंड इन द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। क्लियरिंग हाउस, अ प्लेस फॉर रजिस्टरिंग सिक्योरिटीज, डीलिंग और सेटिंग ट्रेडिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन, पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस चीज़ की कौन सी, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया गया और बहुत ईजी वर्डिंग में डिफाइन किया गया। 5-6 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। इतनी ज़्यादा परेशानी की बात इसमें नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन सेक्शन 3। द कमीशन शैल बी अ बॉडी कॉपरेट विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक कंपनी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसमें से अगर कुछ लोग काम छोड़ के चले जाएं तो उससे वो बिज़नेस बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो बिज़नेस चलता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, काम जो है वो किसी के आने या जाने से नहीं रुकता। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि लोग आते जाते हैं लेकिन काम न रुके। कॉमन सील से मुराद ये होती है जैसे एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ, आप हैं, हमारा अपना एक इंडिविजुअल साइन है। इसी तरीके से जो है कंपनी एक लीगल हैसियत रखती है सिंगल यूनिट की, और उसका अपना एक साइन जो होता है जिसको कॉमन सील कहते हैं। एंड में sue and should be in its own name subject to and favor of the person this act may enter into a contract and require purchase। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉमन सील होने की वजह से और लॉ एग्जिस्टिंग होने की वजह से कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, एग्रीमेंट भी कर सकती है, अपने इसके ऊपर केस भी हो सकते हैं और दूसरे को भी किसी पे केस भी कर सकती है, और ये सारे मामला चल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है द कमिश्नर सेक्शन 5। The commissioner shall consist of such number of commissioner including the chairman appointed by the federal government as may be fixed by the federal government, but such number shall not be less than 5 and more than 7. A commissioner shall be a person who is known for his integrity, expertise, experience and in any relevant field including the securities market, law, accountancy, economic, finance, insurance and industry। कमिश्नर जो हैं वो सच नंबर ऑफ कमिश्नर हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, जो कि अपॉइंट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। और जो कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि कमिश्नर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी इंटीग्रिटी हो, यानी कि वो ऑनेस्ट बंदा हो, उसकी एक्सपर्टीज़ हो, एक्सपीरियंस बंदा हो, और वो जो है अपनी रिलेवेंट फील्ड में जो है जहाँ पे वो चेयरमैनशिप कर रहे हैं उसमें स्पेशलिस्ट हो। जैसे कि सिक्योरिटीज़ मार्केट हो गई, कानून हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, इकोनॉमिक, फाइनेंस और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो गई। द मेजर ऑफ द कमिश्नर्स शैल ऑलवेज बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पर्सन। ज़्यादातर जो कमिश्नर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। कमीशन शेल इट्स फंक्शन एंड एक्सरसाइज इट्स पावर कंडक्ट द प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन मेड बाय द कमीशन। द कमीशन इंक्लूड द चेयरमैन शेल बी पेड सच एज रेम्यूनरेशन अलाउंसेज द कमीशन में विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड कमेटी। कमिश्नर क्या करता है कि उसके जो फंक्शन है, वो काम जो कर रहा होता है, वो सारे जो हैं वो कमीशन के अकॉर्डिंग कर रहा होता है या कमीशन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। कमिश्नर जो हैं जैसे कि चेयरमैन वगैरह जो हैं उनको सैलरी, अलाउंसेस और सारी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं अप्रूवल ऑफ द बोर्ड के, यानी कि बोर्ड के जो मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं कि कमिश्नर को जो है वो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, चेयरमैन को, और सारी चीज़ें जो हैं कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम चेयरमैन की बात कर लेते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द कमिश्नर टू बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड नो कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड चेयरमैन फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म से मुराद यहाँ पर यह है कि एक टर्म होती है 3 ईयर्स की टर्म होती है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं 6 साल के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन। पावर क्या क्या होती हैं कमीशन की, उसके फंक्शन क्या होते हैं? रेगुलेटिंग द इश्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर जो भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं शेयर्स की लेन देन के अंदर, स्टॉक्स की लेन देन के अंदर, वो सारे जो है इश्यूज़ वगैरह को रेगुलेट कर रही होती है। सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल डिपॉजिटरी के जो इशू है उनको मॉनिटर कर रही होती है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज, सब ब्रोकरेज, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, इशूज़, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं शेयर्स की लेन देन के अंदर, उन सबको मैनेज कर रही होती है।
उसके बाद प्रोहिबिटिंग फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इस चीज़ को देख रहे होते हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई बुरी प्रैक्टिस यूज़ तो नहीं हो रही, लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, भोलेपन से फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा, कुछ लोगों को नुकसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जो है वो एक्सपीरियंस लोग जो हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो उनको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज़ मार्केट। की सिक्योरिटी मार्केट किस तरीके से काम करती है, स्टॉक में लेन देन किस तरीके से होती है, उसकी जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती है और इन्वेस्टर्स को जो है वो प्रमोट किया जा रहा होता है। Calling for information from the undertaking, inspection, conducting, inquiring and audit for the stock exchange and immediately and self-regulating organization in the security market। जितनी भी इंक्वायरीज़ वगैरह देख रही होती हैं और स्पॉट ऑडिट्स कर रहे होते हैं कि कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कंसिडरिंग एंड सजेस्टिंग रिटर्न ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज एंड बॉडीज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एंड बॉडीज कॉर्पोरेट स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउसेज। सजेस्ट कर रही होती है, रिफॉर्म कर रही होती है, जो कानून पहले से मौजूद है उनमें तरमीम कर रहे होते हैं और नए कानून बनाए जा रहे होते हैं कंपनीज़ के लिए, वो कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए, और इस चीज़ पे जो है वो अमल पैरा होकर एक अच्छे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे होते हैं जिनके ऊपर स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग हाउस जो है वो काम कर रहे होते हैं। इनकरेज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान। इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की और कैपिटल मार्केट जो है उसके डेवलपमेंट के लिए। कंडक्टिंग रिसर्च इंस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर सेट आउट इन द सब सेक्शन, यानी कि रिसर्च वगैरह भी कर रहा होता है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन से नए आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपकी सजेशन जो है हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली